चलिए, तो कल जो जो हम लोग ने पढ़ लिया एक बार उसको रिवाइज करेंगे। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर है हमारा, ठीक है। चलो, यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस होना चाहिए इस चैप्टर का नाम, क्योंकि पहले हम यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके बाद डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डायमेंशंस भी बताऊंगा मैं आपको। तो चैप्टर 1 हमारा क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अभी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? बोलो। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा? यूनिट क्या होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिर आपको क्या बताया मैंने? मेजरमेंट क्या होता है ना। मैंने आपको बताया मेजरमेंट क्या है। फिर मैंने आपको क्या बताया? फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप है? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फिर मैंने आपको बताया यूनिट के कितने टाइप्स हैं। यूनिट का फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। फिर मैंने आपको क्या बताया? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बताया? सिस्टम ऑफ यूनिट। वो होता क्या है? अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट प्लस डिराइव यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप के? 4 है ना। उसी के ऊपर आज चर्चा स्टार्ट होगी। CGS, FPS, MKS, SI, ठीक है। चलिए, यहाँ तक का हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। तो रोजीना बताओ, यूनिट क्या है? वेरी गुड। एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने इसका? एग्जाम्पल क्या दिया था यूनिट का? मैंने बोला था जो एक्चुअल मार्कर तो हमने डिसाइड कर लिया था, लेकिन जो बड़े बड़े साइंटिस्टों ने पहले डिसाइड किया था कि एक लैब है, उसके अंदर क्या होगा? एक प्लैटिनम इरिडियम का रॉड होगा। प्लैटिनम इरिडियम का क्यों लिया? आयरन का रॉड क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्लैटिनम इरिडियम का रॉड जो है वो आपके वेदर से बहुत ही कम अफेक्टेड होता है, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ों को आप गर्म करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठंडा करेंगे तो लेंथ कम हो जाएगी। आज समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? थर्मल एक्सपांशन कहते हैं उसको। तो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने एक यूनिट का एग्जांपल ये दिया था कि हमारे पास एक प्लैटिनम इरिडियम रॉड है, उस पर 2 मार्किंग्स हैं, उनके बीच में जो लेंथ है उसको हम लोग क्या बोला था? 1 मीटर। अब लेकिन वैसा नहीं है, अब हमने उसको लाइट के टर्म्स में डिफाइन कर लिया है। अब 1 मीटर क्या होता है? लाइट के टर्म्स में, कि लाइट 1 सेकेंड में इतना इतना चलेगी इतनी स्पीड से, तो वो 1 मीटर कहलाएगा। बात समझ आई? तो ये पहले का यूनिट था। पहले किसका यूनिट था? लेंथ का यूनिट था। अब ये किसका यूनिट? अब ये किसी का यूनिट नहीं है। अब जो 1 मीटर है वो लाइट के टर्म्स में आ गया। ऐसा हम लोग यूनिट बदलते जाते हैं। आज बोल रहे हैं प्लैटिनम इरिडियम रॉड के 2 मार्किंग्स के बीच में लेंथ क्या है? 1 मीटर। अभी क्या बोलने लगे फिर? लाइट के टर्म्स में, लाइट इतना इतना ट्रैवल करेगी इतनी स्पीड से तो 1 मीटर। कल बोलेंगे मार्कर पे 2 मार्किंग्स हो गई, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर। इस वजह से आज के दौर में 1 मीटर क्या डिफाइंड है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वह हर थोड़े टाइम में चेंज होता जाता है। अब समझा? ऐसा, इस वजह से याद नहीं कराते इसको, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझा दिया आपको मैंने, तो ये अपने को क्लियर हो गया। तो यूनिट क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है शहजीन? Any quantity which can be measured is called as physical quantity. Example दो। Example? Very good. Length, mass, time क्या उसका एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा। मेजरमेंट क्या है जकवान? Measurement is a process of comparison between given quantity and standard quantity. वेरी गुड। मैंने बोला था ना चैप्टर में जो पढ़ाऊंगा मैं क्लासरूम में याद करा दूंगा, बस तुम्हारा काम है घर पे जाके रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के हैं और उसके बारे में कौन पूरा एक्सप्लेन कर सकता है? पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करना है जो जो मैंने बताया था। रोजीना बोलो। क्वांटिटी हैज 3 टाइप्स: फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। वेरी गुड। फंडामेंटल क्वांटिटी हैव 7 टाइप्स: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, amount of substance. Derived quantity are those quantity which depend on fundamental quantity. Example: force, area, speed. Supplementary quantity have 2 types: plane angle and solid angle. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना। अब यूनिट के 3 टाइप कौन बताएगा? यूनिट के 3 टाइप होता, बोलो। यूनिट के 3 टाइप लिखा है ना सामने, बोलो। Unit has 3 types: fundamental unit, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री। घबराने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो
लेकिन कल याद कराया मैंने। ये फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं मेमुना? फंडामेंटल यूनिट्स जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं वो वेरी गुड। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल यूनिट। फिर डिराइव क्वांटिटी की यूनिट डिराइव यूनिट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बहुत अच्छे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी हैं? रेडियन एंड स्टेरेडियन। वेरी गुड। ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है बोलो? सिस्टम ऑफ, हाँ, इट्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। सेट का मतलब होता है कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है ना। इट्स अ यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट। ठीक है ना। चलो भी बहुत अच्छे। सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप के बेटा? 4 टाइप के। तो 4 टाइप के जो है वो कौन कौन सा है? CGS, FPS, MKS, SI। अब वहीं से आज हमारी चर्चा शुरू होगी। ठीक है। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। कल फॉर्मूला भी बताया था ना, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। प्लेन एंगल का फॉर्मूला, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला एरिया अपॉन रेडियस बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। चलो क्योंकि स्फीयर की बात करेंगे जनरली हम लोग वहाँ पर। चलो बच्चों आ जाओ फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना। अब जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होता है हमारा बच्चों वो 4 टाइप का है। उसी के ऊपर आज यहाँ से चर्चा शुरू होगी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये होता है, एक आपका CGS, एक होता है FPS, एक क्या होता है MKS, एक होता है SI। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 है, और भी है। आपको पढ़ाए 4 जा रहे हैं। एक होता है RMAKS, RMKS, ऐसे कई सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 पढ़ाए जाते हैं जो स्टैंडर्ड बोले गए हैं। ठीक है। CGS का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS का फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है ना। तो फुट पाउंड और सेकेंड। ठीक है ना। इसके बाद MKS में क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। SI में कितने? 7 फंडामेंटल। CGS सिस्टम में क्या होता है? CGS सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। CGS में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो CGS में कितनी है? 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सा? लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम या मास लेंथ टाइम जो बोलना है। FPS में भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी? लेंथ मास टाइम है ना, LMT। MKS में भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन सी? वही लेंथ मास टाइम। ठीक है ना। SI में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सी? लेंथ मास टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट समझे? ठीक है ना। तो इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है प्लस 2 सप्लीमेंट्री। कौन कौन सा? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। समझे? ठीक है ना। क्लियर है। तो पहले ये होता था कि जो भी सिस्टम होते थे उसमें 3 को ही फंडामेंटल ले लेते थे, लेकिन बाद में समझ में आया कि फंडामेंटल को और बढ़ाओ। ठीक, क्लियर है? ऐसा है। तो ये सब पुराने सिस्टम है। और सबसे नया सिस्टम कौन सा है? SI सिस्टम। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम कौन सा है? SI सिस्टम। समझा? ठीक। CGS सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। FPS सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। और SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल है, उन सब की यूनिट बता चुका हूँ मैं आपको। समझा? क्लियर हो गया? चलो अब लिखो। ये पहले बनाओ। ये कल बनाए थे? नहीं बनाए थे, ये पहले बनाओ। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अगर एग्जाम में ये आएगा कि राइट ए नोट ऑन CGS सिस्टम, तो क्या लिखोगे? CGS सिस्टम हैज़ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन है वो? फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम। ये क्लियर रखना है। क्वांटिटी क्या है? मास है। यूनिट क्या है? किलोग्राम। क्वांटिटी मास है, यूनिट किलोग्राम है। लेंथ, क्वांटिटी क्या है? लेंथ है, उसका यूनिट क्या है? मीटर है। मैं क्वांटिटी बोलूँगा तो मीटर नहीं कहना है, क्वांटिटी बोलूँगा तो लेंथ कहना है, या मास कहना है, या टेम्परेचर कहना है, या टाइम कहना है। समझे? क्लियर है? डिफरेंस क्लियर रखो। चलो तो क्या लिखोगे? CGS सिस्टम, सबसे पहला पॉइंट लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट, CGS सिस्टम इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। द फुल फॉर्म ऑफ CGS सिस्टम इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। क्लियर है? पहला पॉइंट हो गया। ठीक, कुछ रटना नहीं है, बस आपको बेसिक इंग्लिश के सेंटेंसेस आने चाहिए फॉर्म करने के लिए। पहला हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे?
In CGS system there are 3 fundamental quantities which are length, mass and time. Done. Second point हो गया. ठीक. थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है? थर्ड पॉइंट में लिखना है इन CGS सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड. हो गए 3 पॉइंट लिखने. बस एग्जाम में आता है आपके कि CGS सिस्टम पे नोट लिखो. ऐसे ही FPS पे बताओ. The full form for FPS system is foot pound second system. Clear? चलो इसके सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे? There are 3 fundamental quantities in FPS system, length, mass, time. ठीक है. इन FPS सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इन पाउंड और टाइम इन सेकेंड. अब समझा? क्लियर हो गया? ऐसे ही MKS लिखोगे, ऐसे ही आप क्या करोगे? SI लिखोगे. याद रखना SI और MKS दोनों सेम है, बस MKS का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है? SI है. MKS में कितने फंडामेंटल है? 3. लेंथ, मास, टाइम. यहाँ पर 7. लेंथ को यहाँ पर मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में. यहाँ पर भी लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, और उसके अलावा भी फंडामेंटल क्वांटिटी. तो SI और MKS सेम है, बस SI क्या है? उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है. समझा? SI भी लिख लोगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं. SI में क्या लिखोगे? फुल फॉर्म फॉर SI सिस्टम इज सिस्टम इंटरनेशनल. एक्चुअल फुल फॉर्म इज सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनाइटिस. ये इसका एक्चुअल फुल फॉर्म है. ठीक है. इसके बाद in SI system there are 7 fundamental quantities which are length, mass, time, luminous intensity, temperature, amount of substance, electric current. समझे? ठीक है ना. चलो भाई, तो ये अपने पास हो गया. इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? there are 2 supplementary quantities which are plane angle and solid angle. बात समझ आई? ठीक है. उसके बाद कौन सा क्वांटिटी कौन से यूनिट पे मेजर होता है, तो वो बताने का. इसमें लेंथ का क्या है? मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टीरेडियन. बस. एंड इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. समझा? क्लियर हो गया? 4 पॉइंट इसके बन गए. तो और कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है. अगर बेसिक स्टेटमेंट लिखने आते हैं तो इतना ही सफिशिएंट है. क्लियर है? सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पर एंड हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद अब जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे. ठीक है. सप्लीमेंट्री यूनिट्स आप लोग को बता चुका हूँ मैं. फंडामेंटल यूनिट बता चुका हूँ. फंडामेंटल यूनिट क्या होता है ब्रो? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है पहले बताओ. फंडामेंटल विच आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. एग्जाम्पल क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है. ठीक. डिराइव क्वांटिटी क्या है? विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी. आज थोड़ा और भेजे में जा रहा है, बहुत अच्छे. धीरे धीरे करके दिमाग में बैठेगा. ठीक है ना. आगे जा करके फिजिक्स एकदम मस्के जैसे जाने वाला है. बहुत मज़ा आने वाला है फिजिक्स में. ठीक है ना. चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छे. तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई है. अब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, फंडामेंटल यूनिट बता दो. अरीब बताओ, फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स. हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. रिवाइज नहीं किया ना? रिवाइज नहीं करके आए ना? क्यों नहीं किए? बच्चे के ना 2 चीज़ों से समझ में आता है. आंसर देने के अंदाज से समझ में आता है कि उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. दूसरा, उसके सवाल से समझ में आता है कि उसका लेवल क्या है. बच्चा जब सवाल करता है ना तो उसी से समझ में आ जाता है कि उसका लेवल कितना है. फिर तुम पढ़ के नहीं आए, तुम्हारे बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है. पढ़ के आते तो कॉन्फिडेंस था. शहजीन पढ़ के आई है, कॉन्फिडेंस है बोलने में उसके. फिर ठीक. चलो, ऐसा चलेगा नहीं. जो मैं काम दे रहा हूँ करके आना पड़ेगा. टेस्ट में मार्क्स कम आए तो पिटाई करता हूँ मैं बहुत बुरी. डंडा दिख रहा है, और लिटरली पीटता हूँ मैं इससे. पूछो 12th वालों को. ठीक है ना. और यही क्या, इससे पहले के बैचेस को भी बहुत तुमसे बहुत बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा चुका हूँ मैं. तो मैं पढ़ाने के टाइम पे कितना ही हंसी मजाक कर लूँ, टेस्ट और असाइनमेंट के टाइम पे बिल्कुल जल्ला दूँ मैं. जो मैं बोलूँगा वो तुमको करके आना है. समझे? वो तुमको ही फ़ायदा होगा. आगे जाके तुमको ही समझेगा कि अच्छा करा है सर ने काम. ठीक. चलो, तो ये हो गया. अब जो है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं. आइए, क्वेश्चन क्या है? तो फंडामेंटल यूनिट क्या थे? फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल यूनिट. और डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स क्या कहलाते हैं? डिराइव यूनिट्स. चलो, बहुत अच्छे, सबको समझ में आया. आइए देखते हैं. चैप्टर जैसे एंड होगा हमारे जो ये है, हमारा जो कोर्स चलता है, उस कोर्स में हम लोग पर्टिकुलर डे फिक्स नहीं करते हैं. टेस्ट का डे फिक्स नहीं करते हैं कि संडे को ही टेस्ट है या फ्राइडे को ही टेस्ट है या कोई और दिन पे टेस्ट है. हम लोग टेस्ट कैसे लेते हैं? आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, जब भी कंप्लीट हुआ उसके अगले लेक्चर में टेस्ट होगा आपका. समझे?
अगर 2 चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट के एक साथ कंप्लीट हो गए तो एक साथ टेस्ट होगा आपका, समझे? तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये नहीं करना है कि आप बिल्कुल टेस्ट के टाइम पे पढ़ने बैठेंगे, ये बच्चे गलती करते हैं, उन बच्चों को भारी पड़ेगा। कौन बच्चे इसमें आसानी से निकल जाएंगे? रेगुलर जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं घर पे जाके रिवाइज़ कर रहे हैं। मैं तुमको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने लेक्चर को ध्यान से सुना और रिविज़न कर लिया घर पे जाके, कॉलेज खुलने के बाद बाकी बच्चों से बहुत आगे रहोगे इंशाल्लाह तुम। कंपटीशन है ना, कंपटीशन में तो आगे रहना ही है। देखो दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वो होता है जो दूसरों को पीछे करना चाहता है, और एक वो होता है जो खुद आगे बढ़ना चाहता है। तुमको किसी को पीछे नहीं करना है, तुमको खुद आगे बढ़ना है। तुम्हारा कंपटीशन तुम खुद हो, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? किसी को पीछे नहीं करना है, ये सोच तो बकवास है कि मुझे किसी को पीछे करना है। हमारी सोच होनी चाहिए कि हमको खुद आगे बढ़ना है। जब आप खुद आगे बढ़ना शुरू कर देंगे ना, दूसरे अपने आप पीछे हो जाएंगे। अपनी सोच बदलो, ठीक? चलो आ जाओ। अब जो है मैं आपको प्रॉब्लम कराता हूँ, पहले आप खुद ट्राई करेंगे इसको। एग्जाम्पल 1.1 पेज नंबर 2 टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 2 एग्जाम्पल 1.1। रीड करो क्वेश्चन को, इंटरप्रेट करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ आपको। चलो अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ। सबटेंडेड मतलब फॉर्म करना, एंगल फॉर्म करना, इट इज सबटेंडेड, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल कितना सबटेंड किया मून ने अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, गिवन द डायमीटर ऑफ द मून इज 3474 किलोमीटर एंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अब बताओ कुछ डेटा चेंजेस है क्या? न्यू एडिशन किसके पास है? मेरे पास डेटा है 3474 किलोमीटर, सही है, और 3.84 इंटू 10⁸। अगर सोल्यूशन देखोगे तो वहाँ वैल्यू कुछ और है, सोल्यूशन देखोगे तो वैल्यू कुछ और है। मैं समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले तो तुमको सोल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आएगा कि वो कर क्या रहा है वो, ठीक है? तो मैं समझाता हूँ तुमको। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है हमारा एग्जाम्पल 1.1, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1.1 क्या कहता है कि मून जो है अर्थ के किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये अपने को निकालना है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि मून का डायमीटर इतना इतना है और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इतना इतना है। ये अपना अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, और ये अपना मून है फॉर एग्जाम्पल। अब मून अगर एंगल सबटेंड करेगा तो इसका मतलब क्या है? सॉलिड एंगल सबटेंड करने का मतलब समझो कि अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है? अर्थ है, और ये हमारा मून है, तो पता है सॉलिड एंगल कैसे सबटेंड किया जाता है? मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई डिस्क है, कोई आपके पास क्या है? डिस्क है, ठीक है ना। जैसे मम्मी का बैंगल होता है, तो पूरा बैंगल वैसे पूरी डिस्क है, बीच में से खाली नहीं है, रिंग नहीं है, बैंगल है, मतलब पूरा डिस्क है। तो डिस्क अगर ऐसा है तो कैसे पता है सॉलिड एंगल बनता है? इसके हर पॉइंट से एक लाइन यहाँ पर खींच दो, हर पॉइंट से क्या कर दो? ऐसे लाइन खींच दो, हर पॉइंट से लाइन खींच दो, और सारे पॉइंट्स को जब मिला दोगे तुम, हाँ है ना, यहाँ पर मिला दोगे तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को बोलेंगे सॉलिड एंगल। अब कुछ समझा? जैसे मैंने बोला था कल कि वो सेंग चने वाली जो मूंगफली वाली पूड़ी होती है, तो उस पूड़ी के टॉप पे क्या लगा दो? एक डिस्क लगा दो। तो अब ऐसे इमेजिन करो कि वो जो पूड़ी वाला जो पार्ट है ना, तो वो जो है उसके हर पॉइंट से लाइन बनी हुई है, इस वजह से उसको ऐसे पकड़ के खींचा और यहाँ पर क्या बनेगा उसका? सॉलिड एंगल। उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब समझा? ठीक। तो सॉलिड एंगल कैसे बनता है? जिस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसके हर पॉइंट से क्या करना पड़ेगा? ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा अर्थ तक का। तो अर्थ के किसी भी पॉइंट पे बोला है एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये कौन है? ये अपना मून है। ये कौन है? मून है। इसके हर पॉइंट से अगर एंगल को सबटेंड करेंगे तो कुछ ऐसे ही तो आएगा। अब हर लाइन बनाते बैठूंगा तो क्या खराब लगेगा, तो आपको मैं सिर्फ 2 लाइन्स बना करके बता रहा हूँ। आपको समझ आया? वरना है कैसा? ये है अर्थ और उधर पे मून। मून के हर पॉइंट से क्या हो रहा है? ऐसे लाइंस आकर के अर्थ पे मिल रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये सॉलिड एंगल। ये है सॉलिड एंगल, ये आपको निकालना है। बात समझ आई? ठीक। अब आपको क्या करना होता है? जब आपको सॉलिड एंगल निकालना होता है तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बताओ। अब कुछ नहीं अभी थे, हाँ, वो है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, या फिर क्या बोलो? डिस्टेंस का स्क्वायर। आपकी बुक में रेडियस ही है, मैं आपको एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है? क्योंकि रेडियस भी एक डिस्टेंस होता है, तो जनरल फॉर्मूला डिस्टेंस का याद रखो, एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आपको किसका एरिया लेना पड़ता है? ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जिसके हर पॉइंट को, पेरिफेरी के हर पॉइंट को वहाँ पर ला करके हमने वहाँ पर मिलाया है, उस ऑब्जेक्ट का एरिया लेना पड़ता है। तो ये मून जो है इसको हम लोग क्या मानेंगे? सर्कुलर मानेंगे।
सर्कुलर ऑब्जेक्ट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बात समझ आई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है मुझे, मून से अर्थ तक का डिस्टेंस गिवन है, कितना एवरेज डिस्टेंस, हाँ 3.84 × 8 है ना। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डायमीटर नहीं है, ये डिस्टेंस है, उसको वही लिखता हूँ मैं, डिस्टेंस का स्क्वायर। डायमीटर मत समझ लेना। अपने को मून का डायमीटर गिवन है, ये मून है ना, इसका डायमीटर गिवन है, कितना डायमीटर बताओ, 3474 किलोमीटर। तो अपने को तो यहाँ पर रेडियस चाहिए, क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना। तो डायमीटर बाय 2 क्या होगा, वो तो रेडियस होगा, ये सबको पता है ना। डायमीटर को आधा करेंगे तो रेडियस मिलता है, ठीक है। तो इतना होगा 3474 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, नज़र आ रहा है नहीं, ठीक है। चलो भाई इसको डिवाइड करो, 2 1 जा, फिर 2 7 जा, फिर उसके बाद क्या होगा बताओ, 2 3 जा, फिर 2 7 जा, तो 1737 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा बताओ, देयरफॉर सॉलिड एंगल को सिग्मा बोल देता हूँ मैं, ये क्या आ जाएगा पाई, और ये क्या होगा 1737, और ये क्या है किलोमीटर है, तो इंटू 10⁻³ द होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस यानी लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, सभी को एसआई में कन्वर्ट करना, सभी को एसआई में कन्वर्ट करना। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, यहाँ पर क्या है किलोमीटर। किलो का मतलब इंटू 10⁻³, जहाँ पर भी किलो दिखा मतलब क्या, इंटू 10⁻, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000, मतलब 10⁻3। तो जहाँ पर भी किलो दिखा तो 10⁻3, जहाँ पर भी मिली दिखा तो 10⁻−3। अभी सब याद कराऊंगा मैं आगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1737 इंटू 10⁻3 द, ठीक है, 3 ना, 10⁻3 द होल स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई 10⁻3 क्योंकि किलो हो गया, किलो का 10⁻3 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना बोला है 3.84, हाँ। तो डिस्टेंस इज 3.84 इंटू 10⁻8, ये तो मीटर में ही है, मीटर में है ना, तो ये सीधा क्या कर दो 3.84 इंटू 10⁻8 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। अब समझा, क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं है, इसका वैल्यू क्या करना, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तो स्क्वायर ऐसे कैंसिल मत कर देना बाबा, ठीक है। तो ये अभी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करके आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन बहुत बड़ा है ना। एंट्रेंस में इतना बड़ा कैलकुलेशन जनरली नहीं आता। अब क्या, आपको ऐसे बड़े कैलकुलेशन बोर्ड में मिलेंगे, और ऐसे बड़े कैलकुलेशन करने के लिए आपको लॉग लगाना पड़ेगा। और लॉग बुक एक होती है, वो आपको मैं आगे जाके सिखाऊंगा लॉग बुक कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझा, क्लियर है, कॉपी कर लो उसको यहाँ तक, ठीक। तो बाकी कैलकुलेशन जो है लॉग बुक से आपको करना है आगे जाके। प्रॉब्लम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया कौन सा लेना है, जो ऑब्जेक्ट के पेरीफेरी से सारी लाइन यहाँ तक आई है उसका एरिया, और ये वाला डिस्टेंस लेना है उस ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट तक से, ठीक है। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो लेने का, ठीक है। चल बहुत अच्छे, ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या है, एकदम आसान, ये भी हो गया हमारा प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट ये है कि अभी हम लोगों को क्या करना है, कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट। चलो आर्टिकल कौन सा है अभी हमारा 1.2.3। तो अपने को क्या लिखना है, कन्वेंशंस लिखना है। हेडिंग लगाओ, कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट, कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट, कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट के लिए क्या क्या कन्वेंशंस हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, बोलो भाई, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता दो मुझे, कन्वेंशन क्या है, बोले जल्दी, कन्वेंशन क्या है, नहीं पता कन्वेंशन क्या है। जिनीवा कन्वेंशंस सुना होगा कभी, नहीं सुना, ठीक। कन्वेंशंस, अच्छा रूल जो होते हैं, एक होते हैं फिजिक्स के रूल, नेचुरल लॉ होता है, जैसे ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दो तो वो नीचे गिर जाएगा, ये तुमने नहीं बनाया लॉ, ये नेचर में है, अर्थ का नेचर है, हर चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, खींचता अपनी तरफ, ये तुमने नहीं बनाया, तो ये फिजिक्स का लॉ है। लेकिन जो हम आपस में मिल बैठ के कोई लॉ बनाते हैं कि इसको ऐसे फॉलो करना है, ये चीज़ आएगी तो उसको ऐसे लिखना है, ऐसे फॉलो करना है, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। तो कन्वेंशंस आर दी मैन मेड रूल्स,
कन्वेंशंस क्या होते हैं? मैन मेड रूल्स। अभी जो मैं कन्वेंशन आपको बताऊंगा यूनिट लिखने के, उसमें इंग्लिश के रूल भी काम नहीं आएंगे। इंग्लिश के बहुत सारे रूल से उलट जाएगा ये भी। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कन्वेंशन मतलब क्या? जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन लोग ने मिलकर के क्या बनाया? यूनिट लिखने के कुछ रूल्स बनाए। अब वो रूल्स अपने को एक्सेप्ट करने हैं। भेजे में जा रही बात समझ आया? तो कन्वेंशन मतलब मैन मेड रूल्स। लिखो वहाँ पर, कन्वेंशंस आर दी मैन मेड रूल्स। कन्वेंशंस फॉर राइटिंग एसआई यूनिट, फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। अननेसेसरी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है आपकी बुक में, 3-4 पॉइंट्स में ख़त्म कर सकते थे, पता नहीं क्यों इन लोग ने एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए। ठीक है, चलो। तो कन्वेंशंस फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है? चलो यहाँ तक अपने को अब समझ आ रहा है। आइए एक एक करके सारे कन्वेंशंस देखते हैं। मैं आसान भाषा में आपको ये सब लिखाता भी हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कन्वेंशन क्या है? मैन मेड रूल्स हैं। क्या करने के मैन मेड रूल्स देख रहे हैं हम लोग? एसआई यूनिट को लिखने के, कि एसआई यूनिट को ऐसे ऐसे लिखना। ठीक है, मैं समझाता हूँ। आप देखिए, आपको पता है आपने 10th में अगर पेपर दिया है, आपको शायद पता होगा कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर आपने कोई लेंथ निकाल ली जैसे 5 मीटर, तो आपको टीचर बोलते हैं इसके बाद में डॉट नहीं लगाना, मतलब फुल स्टॉप नहीं लगाना। नहीं पता? ठीक है, अगर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं तो आपके हाफ मार्क कट हो जाता है। नहीं पता आपको? ये होता है, आप पंक्चुएशन मार्क नहीं लिख सकते उसके बाद। मैं वही सिखाने जा रहा हूँ अब तुमको। ठीक है, चलो भाई। वैसे 10th में इतना स्ट्रिक्टली यूज़ नहीं करते हैं इसको, लेकिन ये पता होना चाहिए। CBSE में काट लेते हैं मार्क्स, ऐसा है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है, लिखो, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी, unit of every physical quantity should be represented by its symbol. Unit of every physical quantity should be represented by its symbol. Should be represented by its symbol. ठीक है, हर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करो। क्या मतलब? जैसे अगर आपने यहीं पे निकाला, जैसे आपने लिखा मास, तो आप लिखोगे 5 किलोग्राम, ऐसे लिखोगे, या आप लिखोगे 5 किलोग्राम। दोनों भी सही है, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है? अननेसेसरी पॉइंट है, सभी को पता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखते, कौन पूरा पूरा लिखते बैठता है? समझे? 3-4 पॉइंट होते हैं NCERT के रेफरेंस में। CBSE के रेफरेंस में 3 या 4 पॉइंट होते हैं, बहुत बहुत किसी रेफरेंस में 5 पॉइंट मिलते हैं। आपकी बुक में टोटल मिला करके 8 पॉइंट्स हैं। अननेसेसरी पॉइंट्स को इंक्रीज़ किया, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये तो पता ही है कि क्या करो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखो तो उसका क्या करो? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, ऐसे ही करो। ठीक है ना? चलो, तो पहला पॉइंट तो यही है। ठीक, चलो सेकेंड पॉइंट पे आओ। सेकेंड पॉइंट, फुल नेम ऑफ अ यूनिट। पहले पॉइंट में बोलता है सिंबल लिखो, अब दूसरे पॉइंट में बोलता है फुल नेम ऑफ अ यूनिट। फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉलर लेटर। फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉलर लेटर, even if it is named after a scientist. Even full name of a unit always starts with smaller letter, even if it is named after a scientist. टेक्स्ट बुक से कॉपी नहीं करना, स्टेटमेंट्स में चेंज करता हूँ आसान भाषा करने के लिए, समझे? इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। ठीक है ना? किसी पर्सन के नाम पे नहीं रखते, साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट को रखा जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इंग्लिश में रूल ये है कि अगर नाउन आया तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, भले वो सेंटेंस के बीच में आ रहा हो। ऐसे ही होता है, ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं है। भले वो पूरा यूनिट किसी के नाम पे हो या किसी के नाम पे ना हो, पूरा यूनिट लिखने का है तो सब स्मॉल में लिखो। ये है, मैंने बोला था ना, इंग्लिश के रूल भी वायलेट होंगे। फोर्स क्या है? फोर्स है फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन, तो ये तो सिंबल है, लेकिन मैं न्यूटन नहीं लिखना चाहता हूँ, मतलब सिंबल नहीं लिखना चाहता हूँ। पहले पॉइंट में बोलता है सिंबल लिखो, फुल नेम लिख नहीं सकते। दूसरे पॉइंट बोलता है अगर फुल नेम लिखोगे तो, ठीक है, तो क्या कोई सेंस है इस बात का? तो ये हो जाएगा न्यूटन।
तो ये ऐसे लिख दिया तुमने। तो फुल नेम लिखा, तो जो फुल नेम भले ये साइंटिस्ट के नाम पे, भले ये नाउन है, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल ही आएगा। वापस रीड करो, स्टेटमेंट रीड करो। फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉलर लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। भले वो नाउन है लेकिन फिर भी वो अगर पूरा लिखना है तो यूनिट स्मॉल लेटर में ही लिखना है, फर्स्ट लेटर भी स्मॉल। और अगर किलोग्राम पूरा लिखना है तो जैसे मास है, किलोग्राम पूरा लिखना है तब भी कैसा लिखना पड़ेगा, स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, किलोग्राम। अब समझा, ऐसा है। तो भले वो साइंटिस्ट के नाम पे हो या ना हो, फुल नेम लिखना है पूरे सब लेटर स्मॉल, फर्स्ट लेटर भी स्मॉल। समझा, ठीक है। स्मॉलर लेटर का और एक नाम क्या है, लोअर केस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, लोअर केस। और कैपिटल लेटर्स को अपर केस। ठीक, ध्यान रखो। चलो ये भी क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, थर्ड पॉइंट में लिखना। अभी थर्ड पॉइंट में, if the unit is named after a person, if the unit is named after a scientist, लिखो, is named after a scientist, if the unit is named after a scientist, if unit is named after a scientist, then its symbol should be in capital letter. Then its symbol should be in capital letter और अपर केस बोल दो उसको। उसका सिंबल अगर लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में। मतलब क्या, जैसे ये न्यूटन है, पूरा नाम लिखना है तो सभी स्मॉल, लेकिन अगर न्यूटन का सिंबल लिखना है तो मैं लिखूंगा 10 न्यूटन, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है। बात समझ आई। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 5 मीटर, तो ये मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम पे गया नहीं, तो 5 मीटर या 5 मीटर ये सब स्मॉल आएगा। अब समझे, याद रखो सब स्मॉल है। क्या फुल लिखो, सिंबल लिखो, सब स्मॉल है, सिर्फ साइंटिस्ट के नाम का सिंबल कैपिटल है। सब स्मॉल है, सिर्फ साइंटिस्ट के नाम का सिंबल कैपिटल है। वापस से, सब स्मॉल है, सिर्फ साइंटिस्ट के नाम का सिंबल कैपिटल है। बस ये याद रखना, ठीक है। जैसे एनर्जी का लिखता हूँ मैं, एनर्जी है फॉर एग्जांपल 15 जूल, तो स्मॉल में ये लिखूंगा जूल या फिर 15 जूल, क्योंकि जूल साइंटिस्ट का नाम है। ऐसा है, ठीक है। क्लियर हो गया। केल्विन भी आएगा, ठीक है ना। केल्विन के लिए क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा आपका 50K, समझे, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया, ऐसे करना है। चलो यहाँ तक अपने को समझ में आ रहा है। 3 पॉइंट्स हो गए। 4th पॉइंट लिखो। मैं सिंपल लैंग्वेज करके दे रहा हूँ ताकि याद रखने में आसानी हो। 4th पॉइंट लिखो। 4th पॉइंट आएगा, फोर्थ पॉइंट में लिखो, यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाते हैं यूनिट्स, ठीक है ना। सिंबल हो या पूरा यूनिट हो, पूरा आप नाम लिख दो, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। आपने मास लिखा है 1 किलोग्राम, ठीक है ना, आप बोलेंगे 1 अंडा एग, 1 से ज़्यादा अंडे एग्स, ठीक है। लेकिन अगर मास अगर 5 किलोग्राम आएगा तो इंचा बोलेंगे सर 5 किलोग्राम्स, ठीक है। लेकिन ये नहीं, ये गलत है, आपको 5 किलोग्राम ही लिखना पड़ेगा। भरे हो प्लूरल में, लेकिन यूनिट कभी भी प्लूरल में नहीं लिखते, ठीक है ना। चलो भाई, तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। भेजे में गया, ठीक है। चलो भाई, तो ये प्लूरल फॉर्म नहीं, चाहे वो सिंबल हो या चाहे वो पूरा नाम लिखो, प्लूरल फॉर्म कभी नहीं लिखते आप उसका, ठीक। चलो भाई, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 5th पॉइंट। While writing units, there should be no punctuation marks. There should be no punctuation marks at the end. There should be no punctuation marks at the end. There should be no punctuation marks at the end, ठीक है ना, at the end, समझे। मतलब कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लिखना है। जैसे तुमने लिख दिया फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, फुल स्टॉप,
खत्म हो गया ना प्रॉब्लम यहाँ पर, तो फुल स्टॉप आना चाहिए। नहीं भाई ये इंग्लिश नहीं है, ये फिजिक्स है, ऐसे छोड़ दो उसको, समझे? ठीक है ना। मास कितना है, ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड डॉट 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 डॉट। लड़कियों की आदत होती है पेपर में डिज़ाइन बनाने की, हाँ तो ये डिज़ाइन करते हैं, तो ये डिज़ाइन नहीं करने का भाई, ठीक है। चलो भी, तो ऐसा नहीं लिखते, बात समझ आई? ठीक है चलो, तो ये यूनिट लिखते वक्त ऐसे डॉट 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 नहीं डालने का, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं डालना, ठीक है। चलो हो गया, कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। 6th पॉइंट लिखो। हाँ, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को ऐसा लिखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर in numerator and denominator should be written as 1 ratio. Units of physical quantities in numerator and denominator should be written as 1 ratio. So should be written as 1 ratio. Should be written as 1 ratio. अब मतलब समझाता हूँ मैं इसका, ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, उसका यूनिट, और ये क्या है? सेकेंड। तो ऐसा नहीं लिखने का मीटर पर सेकेंड, ये इतनी लिखने का। कैसे लिखने का? कंबाइन कर दो उसको। ये क्या होगा? हाँ ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 रेशियो में लिखना उसको। अब समझा? ऐसा है, ठीक, क्लियर है? तो उसको ये समझा। अब ये तो नहीं सोच रहे हो सेकेंड को ऊपर जाना चाहिए था, ये सोच रहा है ना, अरे यही सोच रहा है कि सेकंड को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो कहाँ गलती होती है, बच्चों को बेसिक मैथ्स नहीं पता होता, वहाँ गलती होती है। बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है। मुझे पता है बच्चे कहाँ तक सोचते हैं, और शक्ल देख करके समझ में आ जाता है मुझे कि बच्चे को समझाए कि नहीं। A/B/C अगर ऐसा है, न्यूमरेटर वाले दोनों साथ में, तो A B को पुश करेगा और B C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहली चीज़। और अगर ऐसा है A/B/C, नीचे वाले दोनों साथ में हैं, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ होगा A/C/B, ये दो अलग अलग केसेस हैं। ये कौन सा केस है? ऊपर वाले दोनों साथ में, तो मीटर सेकेंड को पुश करेगा और सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब समझा? ऐसा है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीज़ें लिख लो, वहाँ पर नहीं पता है तो लिख लो, कहीं पे साइड में लिख लो, काम आएगा। अल्लाह, ठीक है। तो उसको 1 रेशियो में लिखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपसे, लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल्स, combinations of units and symbols for units should be avoided. Combinations of units and symbols for units should be avoided. ठीक है, मतलब क्या, कभी कभी आपको ऐसा यूनिट मिलेगा केमिस्ट्री में अक्सर, वो होगा जूल पर किलोग्राम केल्विन, ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं, ये देखो सब सिंबल है ना, सब सिंबल है, तो ऐसा नहीं करने का इसको लिख दिया फुल फॉर्म, फिर इसको लिख दिया किलोग्राम, फिर इसको लिख दिया केल्विन। ये गलत हो जाएगा। क्यों? बोलो क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सिंबल है और यहाँ पर क्या है? फुल नेम। तो ऐसा मत करो, या तो सबको फुल नेम में लिख दो या तो सबका सिंबल लिख दो, समझे? फुल नेम और सिंबल का कॉम्बिनेशन मत लगाओ, सीधे बैठो, फुल नेम और सिंबल का कॉम्बिनेशन मत लगाओ, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये जो है अपने पास, ये ध्यान रखना कि जो आपके सिंबल और यूनिट का कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करना, या तो सबका फुल फॉर्म लिख दो या तो क्या कर दो, सबका सिंबल लिख दो, ठीक है ना? तो ये पॉइंट है।
ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है अ प्रीफिक्स सिंबल is used before the symbol of the unit. A prefix symbol is used before the symbol of the unit. A prefix symbol is used before the symbol of the unit. ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? इसका ये मतलब होता है कि जैसे अभी मैं आपको कुछ सिंबल्स और कुछ चीज़ें याद करवाता हूँ, उसको आप समझोगे। देखो, तो जैसे अपने पास कुछ यहाँ पर आपके बुक में सिंबल्स हैं, ये भी आप लोग याद रखें तो बेहतर। जैसे अगर हम लोग मिली की बात करते हैं तो अगर मिली वर्ड आया मतलब क्या करने का, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और अगर वर्ड आ गया माइक्रो, मिली के लिए सिंबल क्या होगा, स्मॉल m। फिर आएगा माइक्रो के लिए सिंबल क्या है, म्यू, तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶। फिर आएगा नैनो के लिए सिंबल क्या होगा, स्मॉल n, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करना, 10⁻⁹। फिर आएगा आपको कभी पीको मतलब उसका सिंबल p है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 ऐसे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो अभी मतलब समझाता हूँ मैं इसका आपको। मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल 10 मिलीसेकेंड, तो 10 मिलीसेकेंड में ऐसे लिखूं या 10 मिलीसेकेंड में ऐसे लिखूं? हाँ, तो अब वापस से पढ़ो वो पॉइंट, क्या बोला है उसने? बोला है कि जो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है मिली माइक्रो, प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट। सेकेंड है, टाइम है, तो प्रीफिक्स कैसा होना चाहिए, सेकेंड से पहले आना चाहिए, सेकेंड के बाद नहीं आएगा। 10 मिली सेकेंड, तो 10 सेकेंड मिली थोड़ी होगा, ये तो गलत है। क्या होगा, 10 मिली सेकेंड होगा, ये 10 माइक्रो सेकेंड होगा, ये 10 नैनो सेकेंड होगा, ये 10 पीको सेकेंड होगा। बात समझ आई? ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं 10 मिली सेकेंड को? 10 इंटू मिली की जगह क्या लिखोगे, 10⁻³ सेकेंड। इसको क्या लिखोगे बताओ, 10 इंटू ये क्या होगा, 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁶। याद करना पड़ेगा ये क्या है, नैनो सेकेंड, 10 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। ये क्या है, पीको, 10 इंटू 10⁻12 सेकेंड। ऐसे लिखते हैं इसको। बात समझ आ रही? क्लियर हो गया? तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो प्रीफिक्स है वो आपके यूनिट से पहले लगेगा, बाद में नहीं लगाना उसको। ठीक है, तो ये आपको समझाया मैंने। आइए फिर इसके बाद कौन सा पॉइंट चल रहा है, 9th है ना, 9th लास्ट पॉइंट है, ये लिखो। लास्ट पॉइंट, स्पेस और हाइफन must be introduced, space or hyphen must be introduced while indicating multiplication of two units. Space or hyphen must be introduced while indicating multiplication of two units. While indicating multiplication of two units. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, रजिस्टिविटी पढ़ी है 10th में। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या था? अच्छा, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? अलग अलग होता। अच्छा, वाह वाह वाह, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग नहीं होता है। अच्छा हाँ, रेजिस्टेंस आर होता है, उसका यूनिट होता है ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है ना। रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। तो ये देखो, दो यूनिट्स का ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो या तो उनके बीच स्पेस लिखो या तो क्या लिखो, ओम मीटर। ओम का आप सिंबल बना देते कभी ओम मीटर, या फिर आप इसको ऐसे लिखते ओम मीटर। अब समझे? तो अगर दो यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन है तो या तो इनके बीच में स्पेस लिखो या तो क्या लगा दो, हाइफन लगा दो। क्या लगा दो? हाइफन। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है ये आपको समझा दिया मैंने, पूरे 8 पॉइंट है, मैंने उसको सिंपल करके 9 बनाए ताकि उसको इजीली तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, अब बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या समझा? सबसे पहला पॉइंट
हर फिजिकल क्वांटिटी यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिटर्न इन इट्स सिंबल, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई, रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। उसके बाद क्या, फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉलर लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। मतलब समझा, कोई भी यूनिट हो, साइंटिस्ट का नाम हो या जनरल यूनिट हो, वो हमेशा पूरा लिखे हुए तो स्मॉल में ही आएगा, समझे। तो कोई जनरल यूनिट का सिंबल लिखो या कोई भी यूनिट का फुल नेम लिखो, वो हमेशा क्या आएगा, स्मॉल। कैपिटल सिर्फ क्या होगा, साइंटिस्ट के नाम का जो यूनिट है उसका सिंबल कैपिटल होगा। जैसे न्यूटन याद रखना, न्यूटन कैपिटल एन लिखते हैं, समझ आया, ऐसा है। चलो यहाँ तक समझ आई बात। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, सिंबल्स ऑफ यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, है ना, बताया था मैंने। अच्छा, उसमें और एक पॉइंट लिखाया होगा मैंने, क्या लिखा होगा, सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर, ये भी लिखा है मैंने। उसके बाद क्या, सिंबल्स ऑफ यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं उसको। उसके बाद क्या बताया मैंने, इट डज नॉट कंटेन एनी पंक्चुएशन मार्क। यूनिट्स अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो इट शुड बी रिटन एज 1:। उसके बाद क्या, यूनिट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फुल नेम एंड सिंबल्स एंड यूनिट शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। चलो भाई, और प्रीफिक्स सिंबल यूज बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट। और लास्ट में अगर दो यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन है तो उनके बीच में या तो स्पेस आए या तो हाइफन आ जाए, समझा। अब इसे आपको याद रखना है, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है सवाल, क्योंकि पॉइंट ज़्यादा है, ठीक, वरना 2 मार्क्स का ही सवाल बनता है, ठीक है। 3-4 पॉइंट्स बस बता करके कंप्लीट कर सकते थे, अननेसेसरी खींचा है। एक बार सब रीड कर लो, कुछ नहीं समझाए तो पूछो।